everyone, welcome back to the channel. Today I'll be discussing on my strategy of making notes. Very important. बिल्कुल भी skip मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी और अपनी बुक दिखाऊंगी the way how I used to make notes. And आज मैं कुछ टिप्स के ऊपर भी डिस्कशन करूंगी जो कि मैं आपको देने वाली हूँ, which is very important. कॉमन सी है बट स्टिल इम्पोर्टेंट. आप उसे देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि बड़े बच्चों ने बोला हुआ था कि एक नोट मेकिंग के ऊपर प्लीज लेकर आएगा वीडियो. तो आज की वीडियो इज ऑन नोट मेकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए देखिए मैंने 2 बार लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट. तो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही मैंने अपना वीडियो का मेरा जो नोट मेकिंग है उसकी पिक्चर लगाई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं कैसे नोट मेकिंग करती हूँ. तो सबसे पहली टिप जो कि मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि ऑलवेज राइट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आदर यू आर इन स्कूल, बुक से नोट्स बना रहे हैं, यू आर इन कॉलेज, बुक से नोट्स बनाएंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब भी आप बुक से ही नोट्स बनाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन किसी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं. सबसे बड़ी एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज़ राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है इसी पॉइंट में कि नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं सिर्फ अंडरलाइन कर करके, एंड दे ट्राई टू लर्न एंड देन दे ट्राई टू मग अप एवरीथिंग, विच इज़ इम्पॉसिबल. ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. नोट मेकिंग आपको बड़ी चीज़ों में हेल्प करती है. चीज़ें आपको लिख कर याद हो जाती हैं. नोट्स बना रहे हैं, 2-3 बार उसे पढ़ लेंगे, वो याद हो जाएगा. दूसरी चीज़, आपको बुक बार बार उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम सबको पता है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं बुक्स का जो थिकनेस है वो भी बढ़ती जाती है. तो इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग योर वर्क स्मार्टली. हार्डली तो हम सबको पढ़ना पड़ता ही है, मेहनत करके तो हम सब पढ़ते ही हैं, बट मोर यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो करो साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो. एंड स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? बाय मेकिंग नोट्स. और ऐसे नोट्स बनाओ कि दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े. कैसे ऐसा पॉसिबल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. Second tip that I'm going to give you all is make short notes with examples. Examples को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो नोट्स बहुत इजीली एंड जो भी आपने लिखा है ना बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको पार्टनरशिप में एक टर्म होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट दो एक ऐसे टर्म्स होते हैं, दो एक ऐसे टाइप ऑफ पार्टनर होते हैं जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. कि एक राम था, उसका एक फ्रेंड था मोहन, वो दोनों जाते हैं डील करते हैं. तो इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. तो जब भी आप पढ़ेंगे ना पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की डेफिनेशन नहीं याद आएगी, बट वो एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया ना कि राम एंड मोहन वाला एग्जाम्पल, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा अच्छा ठीक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये है. और अगर आपको उसका मतलब हिंदी में पता चल गया तो यू कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इन इंग्लिश. तो आपको डेफिनेशन पूरी की पूरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज कि आपने उस पॉइंट पे एक एग्जाम्पल नोट कर लिया था. तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना बहुत हेल्प करते हैं. आप किसी भी क्लास में हो, ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर्स विद एग्जाम्पल्स, विद डेटा. अगर डेटा कुछ है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा मेंशन करना, रिपोर्ट मेंशन करना. वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है उसे मेंशन करना, इंडिया का कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, क्राइम्स ब्यूरो का कोई डेटा है, तो हर एक डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू राइट योर आंसर्स बाय एडिंग डेटा एंड एग्जाम्पल्स तो आपके आंसर्स और अच्छे हो जाते हैं, यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स. एंड ये प्रैक्टिस कैसे होगी? कि प्रैक्टिस तब होगी व्हेन यू आर एडिंग दोज एग्जाम्पल्स, व्हेन यू आर एडिंग दैट पर्टिकुलर डेटा इन योर नोट मेकिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और आप टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं. यू आर स्टडिंग अबाउट टाइगर सेंसस कि इतने टाइगर हैं एंड स्टेट में सबसे ज़्यादा है, इस स्टेट में सबसे कम है. तो आपने टाइगर के बारे में पढ़ लिया, आपने लिख दिया ऊपर कि भाई टाइगर. आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में है, सॉरी किसी कंट्री में नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. तो आप लिखेंगे सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, उसका नंबर लिखेंगे कि भाई इतने हैं. सेकेंड नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे. एटलीस्ट टॉप 5 होने चाहिए एंड टॉप बॉटम होने चाहिए कि कहाँ सबसे सबसे कम है, वो भी लिखेंगे. तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली ये सेंसस के ऊपर नजर जाएगा और आप इसे पढ़ लेंगे. बाई चांस अगर एग्जाम में आ भी गया कि थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया में टाइगर्स का, तो आपको अपना नोट ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, तो आप उसे लिख लेंगे. तो ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो आपके माइंड को जब क्लिक कर दें ना तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती है. वहीं ऑन द अदर हैंड बुक्स देखते रहोगे,
बुक्स में चीज़ें पहले एक्सप्लेन होती हैं एंड डेटा बाद में पीछे लिखा होता है, तो पीछे जाकर दोबारा से पढ़ना बहुत टिपिकल होता है, बहुत पैनिक होती है एग्जाम के पहले। तो इस वजह से ऑलवेज ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स जिसमें आप एग्जाम्पल्स को पहले ही इंक्लूड कर ले, वेट नहीं करना पड़े। थर्ड टिप इज यूज डिफरेंट कलर। अभी जब मैं आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगी ना तो आपको देखने में लगेगा कि मैंने भी कलरफुल चीज़ें यूज़ करी हैं जिससे कि चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं एंड अलग से पता चल जाती है, नज़र पहले ही पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक में सब कुछ ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लैक पेन को यूज़ करेंगे थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, है ना। आपको क्या यूज़ करना है, कुछ डिफरेंट पेन, ट्राई टू यूज़ एनी अदर काइंड ऑफ पेन। रेड से अंडरलाइन कर लो, ग्रीन से आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे अंडरलाइन कर लो, उसके बाद आप उसकी नोट्स मेकिंग कर सकते हो। तो अब जैसे कि आप इसको देख रहे होंगे कि मैंने रेड से इसको बनाया, अंदर मैंने 3 कलर्स, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, तो ये अलग से ही पता चल रहा है ना। तो जो डिफरेंट कलर होता है ना, वो चीज़ों को अलग से हाईलाइट करता है। जब भी आप बुक खोल के दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपकी जो नज़र है वो उन हाईलाइटेड पोर्शन पे पड़ेगी, एंड आपने उन हाईलाइटेड पोर्शन को हाईलाइट इसीलिए किया था कि जब भी एग्जाम में पढ़ें तो इनके ऊपर पहले नज़र पड़े, बिकॉज दोज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से आपकी इनडायरेक्टली हेल्प हो जाएगी। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर्स, कुछ अलग तरीके से। इसलिए वजह से आपने देखा होगा बच्चे अपने पास हाईलाइटर्स रखते हैं, कलरफुल पेन्स रखते हैं, जस्ट फॉर दिस सेक। इसी रीज़न की वजह से कि जब भी वो रिवाइज करने बैठे उन्हें पूरी मल्टीपल जो हज़ारों बार लिखी हुई चीज़ें उन्हें ना पढ़ने पड़े और सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस को पढ़ना पड़े। देन कम्स ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स। देखिए ये एक ऐसा तरीका है जो हम कुछ सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं एंड बड़ा हेल्पफुल भी है। तो ये आप कर सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। मैं पहले भी बोलती हूँ कि फ्लो चार्ट हो गए, माइंड मैप्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, इनके थ्रू अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँ, ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, तो हम सबको पता है कि भाई प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, एंड ऑन द अदर हैंड जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी हम सबको पता है। तो हम उसे चार्ट बना के कर सकते हैं कि भाई अगर पार्लियामेंट है तो उसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे। जुडिशरी है, इफ देयर इज जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट होगा, देन उसके अंडर वुड बी हाई कोर्ट, देन उसके अंडर इट वुड बी जो कि आपके सेशंस कोर्ट एंड वो सारे कोर्ट्स होते हैं। तो ये एक तरीके का फ्लो चार्ट फॉर्म ऑफ बन गया कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, हाँ भाई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड देन प्रेसिडेंट आ जाता है, लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी तो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, एक हायरार्की बन जाएगी। तो फ्लो चार्ट इसे कहते हैं। या अगर हम कॉमर्स की बात करें, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपने जैसे सपोज यहाँ पर लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, आज आप पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मीनिंग तो आपको पता ही है सोल प्रोप्राइटर क्या होता है। तो आपने यहाँ पर लिखा फीचर्स, आपने 1 2 3 4 5 फीचर्स लिख दिए, ठीक। नीचे लेकर आए, आपने यहाँ पर लिखा मेरिट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 मेरिट्स लिख दिए। फिर यहाँ पर एक और आपने लाइन खींची, यहाँ पर लिखा डी मेरिट्स, 1 2 3 4 5 करके लिख दिए। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे ना आपको पूरा का पूरा चैप्टर खोल के एक एक मेरिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरिट हम सबको पता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन है, आराम से बन जाता है, ठीक है। आपका इंसेंटिव होता है, सारे के सारे जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर का होता है। तो अगर आप सिर्फ हेडिंग्स लिखेंगे यहाँ पे तो आपको मीनिंग तो समझ में आ ही जाएगी ना। अगर आपने लिखा कि ईज ऑफ फॉर्मेशन तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फायदा ये होता है कि उसे फॉर्म होने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो दिस इज ऑटोमेटिक। तो अगर आपने एक बार अपने पास माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स बना के चीज़ों को रख लिया है तो आपको दोबारा से पन्ने पलट कर पूरी चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन कम्स लास्ट टिप, प्लीज डोंट नोट डाउन एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये, हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई बच्चे देखे बुक से अगर नोट मेकिंग करते हैं ना तो भाई 25% बुक का लिख लेते हैं कॉपी में, विच इज़ थॉरली इररेलेवेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब भी वो नोट कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि भगवान के लिए प्लीज़ डोंट नोट डाउन एवरीथिंग, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। तो हर एक चीज़ को नोट मत करें, उस चीज़ को नोट करें जो आपको लगे कि यार ये एक नई चीज़ पता चली है, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जो चीज़ ऑलरेडी पता है डोंट ट्राई टू नोट डाउन दैट, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सा जो आपको लगे कि भाई ये एक नई नॉलेज मैंने गेन करी है, सिर्फ और सिर्फ उसे नोट करें। कोई एक ट्रिक जो आपको पता चली हो कि ऐसे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं उसे नोट कर ले। कोई एक एग्जाम्पल कि सबसे बड़ा कंट्री इस चीज़ के मामले में ये है, तो ये एक नई बात आपको पता चली, उसे नोट कर लिया।
तो हर एक चीज़ को ना नोट करें, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करें, ठीक है। कुछ ट्रिक्स हैं तो उनके ऊपर फोकस करें, उसके साथ साथ आप फोकस कर सकते हैं कोई नई बात के ऊपर, ठीक है। पूरा का पूरा लेकर बैठ जाना इज इररेलेवेंट। कोई नया डेटा है उसे उसके ऊपर फोकस करें, कोई रिपोर्ट है उसके ऊपर फोकस करें, इंडिया को कोई यूएनडीपी के द्वारा कहीं पर कोई रैंक मिली है उसके ऊपर फोकस करें, माल न्यूट्रिशन में इंडिया कौन से रैंक पे स्टैंड करता है वो आपको पता चल रहा है तो उसके ऊपर आप उसे नोट करें। दिस आई एम टेलिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, ठीक है। बाकी अगर आप अपने कॉलेज एंड स्कूल लेवल पे हैं तो उसमें तो आपको बुक से ऑटोमेटिकली पता होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, बट आप कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर रही हूँ तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करिए रादर देन नोटिंग डाउन एवरीथिंग। मैंने देखा है बच्चों को हिंदू पढ़ते हैं तो एडिटोरियल्स को पूरा छापने लग जाते हैं, विच इज़ बिल्कुल ही बेकार का काम, बिल्कुल नहीं करना है। सो हियर कम्स माय नोट मेकिंग। काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे यहाँ पर, इसको सेट करने के बाद मैंने किसी तरीके से किया है। देखिए ये चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, विच इज़ अ बुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसे लिखा है रमेश सिंह ने। उन्होंने उनका चैप्टर है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये एक समझ लीजिए 5 से 6 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है। एंड मेरी जो कॉपी है उस कॉपी में ये आधे पेज में कवर हो गया। ये जो 2 पन्ने हैं मैंने अभी सिर्फ 2 पन्ने के ऊपर फोकस किया है, तो ये जो 2 पन्ने हैं ये आधे पेज का फोटो है, आधे पेज में कवर हो गया। इसके पीछे 2 पेजेस और थे, 3 पेजेस, वो इसके नीचे बस आधे से बस आधा का आधा ही बचा होगा, वो कवर हो गया। मतलब ये जो मेरा जो पेज है ये A4 शीट है पूरी, और 5 चैप्टर का ये 5 पेज का ये चैप्टर है, एंड ये एक पेज के एक A4 शीट के जस्ट 1 साइड में कवर हो गया। अब ये मैंने कैसे किया ये आपको मैं दिखाती हूँ कि नोट मेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स की डेफिनेशन, कि टैक्स होता क्या है, डिफाइंस टैक्स एज अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये बाकी सारी बातें लिखी हैं विच इज अनइम्पॉर्टेंट। अब मैं ये सब थोड़ी ना लिखने बैठ जाऊंगी कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, नहीं, ठीक है। ये भी देखिए डेटा थॉरली इररिलेवेंट है तो आप ये भी नहीं लिखेंगे। पीसी है थ्रू अबव टेबल, ये टेबल का एक्सप्लेनेशन है, अनइम्पॉर्टेंट, अगेन अनइम्पॉर्टेंट। मेन हेडिंग देखिए टैक्स क्या होता है हम सबको पता है, ठीक है। टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो हम सब देते हैं। अगर यहाँ पर डेफिनेशन दी होती तो मैं लिख लेती, बट क्योंकि मुझे पता है आई एम ऑलरेडी अ टीचर तो मैंने टैक्स के बारे में नहीं लिखा। इंपॉर्टेंट चीज है ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट जहां पर टैक्स इंपोज किया जाए, नोन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन द इवेंट ऑफ इम्पोजिशन। तो इसकी सीधी बात ये पूरा का पूरा डेफिनेशन में 2.5 लाइन का तो नहीं लिखूंगी, तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, इवेंट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन। इसमें कीवर्ड क्या था, इम्पोज्ड, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इवेंट, ठीक है। तो सीधी बात घुमाकर लिख दी कि भाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, वो इवेंट जहां पर आपके ऊपर टैक्स लग रहा हो, ठीक है, वो इवेंट जहां पर आपके ऊपर टैक्स लग रहा हो। इम्पैक्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर टैक्स हमसे वसूला जा रहा है, जहां पर हम पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टैक्स लगा, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 20% टैक्स दो, तो वो इंसिडेंस हो गया। इम्पैक्ट जब मेरे से लिया जा रहा है कि भाई चलो दो, तो मतलब इम्पैक्ट क्या है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, सीधी बात यहाँ पर लिखी हुई ना, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, है ना। तो सीधी बात मैंने यहाँ पर लिख दी भाई आफ्टर इफेक्ट ऑफ टैक्स इम्पोजिशन, समझ में आ गया होगा आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारी डायरेक्ट इनकम के ऊपर लग जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गई, ठीक। उसके साथ साथ आपका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर लगता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी क्योंकि मुझे डायरेक्ट टैक्स का मतलब पता था कि कैसा टैक्स होता है जो कि हमारी डायरेक्ट इनकम के ऊपर लग जाता है, हम ही से लिया जाता है। एंड दूसरा की पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट बोथ ऑन द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों एक ही इंसान के ऊपर पड़ते हैं, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते होंगे इनडायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स होता है जहाँ पर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट एट डिफरेंट पर्सन्स, तो मैंने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी एट डिफरेंट पॉइंट्स। सीधी बात, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब हम लोगों को पता होता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है, इंटरेस्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हमारी इनकम के ऊपर नहीं लगता, जैसे कि हम कोई बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिर्फ आपको कीवर्ड ही लिखने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी यहाँ पर अगर कोई डेटा दिया होता कि इंडिया को इस साल इतना टैक्स कलेक्ट हुआ डायरेक्ट, तो मैं वो लिख देती कि बाई चांस अगर इंडियन इकोनॉमी पे कोई आंसर राइटिंग आएगी तो मैं आराम से लिख लूंगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया, इतना पूरा पेज सिर्फ इतने एरिया में कवर। अब आ जाता है मेथड्स ऑफ टैक्स। 4 मेथड्स होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड
डिग्रेसिव, बट क्योंकि यहाँ पर 3 मेथड्स है तो मैंने 3 लिखे। प्रोग्रेसिव मेथड कौन सा होता है? मोर इनकम मोर टैक्स, यही तो हम सबने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स भी बढ़ जाता है, नाम से लग रहा होगा प्रोग्रेसिव। वही सेम बात यहाँ पर लिखी है। अब इस पूरी चीज को लिखने से अच्छा है मैंने क्या लिख दिया, मोर इनकम इज इक्वल टू हायर टैक्स। मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ था कहीं पे, मुझे याद पड़ रहा है मोस्ट पॉपुलर लिखा हुआ था, हाँ ये देखिए पॉपुलिस्ट वन, मोस्ट पॉपुलर है तो ये मैंने यहाँ पर रेड पेन से लिख दिया, हाईलाइट कर दिया। रिग्रेसिव टैक्सेस का जस्ट उल्टा होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट कम होता जाता है। तो अब इतनी पूरी बात क्या लिखनी, सीधे सीधे उठाकर लिख दो कि मोर इनकम इज इक्वल टू लेस टैक्स, ठीक है। और एक और यहाँ पर लिखा होगा दिस इज नॉट अ पॉपुलर मोड, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज अनपॉपुलर, ठीक है। तो रिग्रेसिव का इतनी पूरी गाथा लिखने से अच्छा है एक लाइन में एरो ऊपर एरो नीचे इज इक्वल टू बना के पूरा कंप्लीट कर लिया। प्रोपोर्शनल कौन सा होता है? प्रपोर्शनल वो होता है जो कि ना ही प्रोग्रेशन में हो एंड ना ही रिग्रेशन में हो, बट एक पॉइंट पर आने के बाद थोड़ा सा लेवल इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक, इतना मैंने कर लिया। अच्छा, गुड टैक्स सिस्टम क्या होता है? तो ये पूरी जो गाथा है कि ऐसे होता है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो आपसे यही पूछा जाएगा भाई प्रोग्रेसिव बता, भाई रिग्रेसिव बता, तो उनमें फर्क क्या होता है, तो उनमें डायग्राम कैसे बनता है। एंड डायग्राम कैसे बनता है ये देखिए मैंने बना दिया, ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज प्रोग्रेसिव, क्योंकि देखिए ऊपर जाता है ना, इनकम साथ बढ़ती है ऊपर टैक्स भी बढ़ता है, प्रपोर्शन दोनों का मिक्सचर है तो स्टैग्नेंट रहेगा, तो मैंने कर्व भी बना दिया। रिग्रेसिव कैसा होता है, इनकम ऊपर जाती है टैक्स नीचे आता है, तो ये देखिए नीचे भी आ रहा है। तो एक ही कर्व में प्रोग्रेसिव, प्रपोर्शनल एंड रिग्रेसिव का मैंने बना दिया। बाई चांस अगर आ जाता कि भाई प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में डिफरेंस बता, मेरे नोट्स मेकिंग में मैंने तो कहीं डिफरेंस नहीं लिखा, मैं कैसे लिख दूंगी, तब मैं क्या करूंगी, एक डिफरेंस बनाऊंगी, यहाँ पर लिखूंगी प्रोग्रेसिव, यहाँ पर लिखूंगी रिग्रेसिव। पहले पॉइंट में लिख दूंगी मीनिंग, ये होता है। दूसरे पॉइंट में बना दूंगी कर्व, प्रोग्रेसिव है तो ऊपर जाता हुआ कर्व बनाऊंगी, रिग्रेसिव है तो ऐसे करके नीचे आता हुआ कर्व बना दूंगी। ये तीनों का मिक्सचर है ना, ऊपर जाता हुआ ऐसे बनेगा, नीचे आता हुआ ऐसे बनेगा, तो बन गया 2 पॉइंट का कर्व, बन गया 2 पॉइंट का आंसर। 2 पॉइंट से ज्यादा तो आप इसमें कुछ नहीं लिख सकते ना, कि प्रोग्रेसिव की पूरी गाथा थोड़ी ना लिख दोगे, कोई गाथा है ही नहीं, है ना। तो ये होता है आपका तरीका जिससे आप कर सकते हैं नोट मेकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मैंने और क्या किया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक अच्छा टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें बकवास की हैं कि भाई अच्छा होना चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, हमें पता है होना कैसा चाहिए। पहला है फेयरनेस। फेयरनेस का क्या मतलब है कि भाई इक्विटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि गरीब बेचारे परेशान हुए जा रहे हैं। तो सीधी बात, भाई फेयरनेस का मतलब हमें पता है, फेयरनेस उठाकर लिख दिया गुड टैक्स सिस्टम। ये देखिए इसे कहते हैं फ्लो चार्ट, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट, तो उठाकर लिख दिया भाई फेयर होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, अच्छा काबिल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गरीबों को। दूसरे पॉइंट में एफिशिएंसी लिख दी। तीसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी लिख दिया, सिर्फ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं डाला। सिंप्लिसिटी मतलब समझ में आना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को भी समझ में आना चाहिए, जो भी कंप्यूटेशन है, फाइलिंग है, कलेक्शन है, बहुत आसान होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जब चाहे तब कन्वर्ट कर लें। लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, वो इसका शायद अगले पन्ने पे लिखा होगा, ठीक। तो ये जो पूरे हाफ पेज पे था, इसे पूरे को हमने कैसे कितने में कवर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में। एंड इसके इस पेज को जब आप मतलब मैं जब इसे पेज को पलटूंगी तो उस पेज के पीछे 2-3 पेजेस और हैं, टोटल 4 या 5 पेज का चैप्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक A4 की शीट में कवर हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ डेटा भी है, तो कुल मिला के ये 6 पेज का बनता है। तो सोचिए इसमें कितनी चीज़ें अननेसेसरी हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को चाट चाट के लिखा, ठीक है। अब आप देखिए मैंने डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ किया है, मैंने पिंक हाईलाइट लिया, आप हाईलाइट के आप स्केच पेन भी ले सकते हो, ठीक है, स्केच पेन नहीं लेना तो रेड पेन ले लो, उससे आप अंडरलाइन कर लो। जैसे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है, सीधे अब आप देखिए मैं रब कर देती हूँ। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है, इवेंट ऑफ इम्पोजिशन, और मैंने इसे पिंक हाईलाइटर से अंडरलाइन कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी मैं टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ने बैठूंगी ना, एट दैट टाइम मुझे पता चल जाएगा, अच्छा इवेंट काय का, टैक्स इम्पोजिशन, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है किसका, टैक्स इम्पोजिशन का, ओके। डायरेक्ट टैक्स दोनों एक इंसान के ऊपर पड़े, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन के ऊपर पड़े, ठीक है। चलो मोर इनकम, इसमें मोर के ऊपर हाईलाइट किया, यहाँ पर ऊपर जाते हुए एरो के ऊपर हाईलाइट किया, यहाँ पर मोर के ऊपर हाईलाइट किया, नीचे आते हुए एरो के ऊपर हाईलाइट किया, यहाँ पर मिक्सचर के ऊपर हाईलाइट कर दिया,
ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ टू मेक नोट्स। ये एक तरीका है जिससे आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप और भी कोई टॉपिक हो, पॉलिटी के चैप्टर्स भी मैंने सिर्फ एक A4 शीट में कवर किए हैं। ठीक है, आपको पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ मुझे बताएगा, मैं उन्हें भी शेयर करूंगी कि कैसे आप पॉलिटी और कैसे हिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे। ठीक है, देन कम्स ओके, सो वी आर द लास्ट स्लाइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहा हो। एंड कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, काइंडली यूज द कमेंट बॉक्स। Thank you once again. May God bless you. Take your best care. Signing off.